अब हम स्टार्ट करें कार्बन फैमिली। कार्बन जो कि बोरॉन के जस्ट नेक्स्ट वाली फैमिली आती है, मतलब 14th ग्रुप के मेंबर्स को कार्बन फैमिली मेंबर्स कहते हैं। इसके मेंबर्स देखें तो कार्बन आता है, इसमें सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम, टिन है, लेड है। उसके अलावा जो लास्ट एलिमेंट है उसके एटॉमिक नंबर बेसिस पर अगर हम उसका नाम बोलें तो 114 एटॉमिक नंबर है उसका। उस बेसिस पे कॉर्डियम एलिमेंट है, इसको नाम दे सकते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको छोड़कर हम इन एलिमेंट्स को लेकर बात करेंगे। चलिए शुरुआत इसके पहले मेंबर कार्बन के साथ में करते हैं। कार्बन जो कि सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, ये नेचर में 17th अबंडेंट एलिमेंट है, मतलब इसका नंबर 17वां आता है ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट का ये जो 17th मेंबर है ये नेचर में बहुत वर्सेटाइल एलिमेंट है, क्योंकि बहुत अलग अलग रूप में मिलता है। अगर मैं इसको डिटेल में जाऊँ कि किस तरह के रूप में मिलता है, तो पहले मैं कहूँगी ये कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है और फ्री स्टेट में भी मिलता है। फ्री स्टेट का मतलब कोई और इससे जुड़ा हुआ नहीं होगा। तो पहले हम इसकी फ्री स्टेट की बात करते हैं, और इसका जो फ्री स्टेट है वो अगेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक एमोरफस फॉर्म। क्रिस्टलाइन उन सब्सटेंस को कहा जाता है जिनकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है, जिसकी कंपोजिशन में वेरिएशन नहीं आती, चाहे आप इसका कोई भी पार्ट ले लें। और इनके फेमस एग्जांपल्स में आता है डायमंड, ग्रेफाइट, आपने सारे नाम सुने होंगे, एरोटॉप्स में पढ़ते हैं अपने, फुलरेड। तो इसका ये फ्री स्टेट इसलिए क्योंकि अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें तो आपको इसमें कार्बन के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और क्रिस्टलाइन इसलिए क्योंकि इसमें ज्योमेट्री रेगुलर होती है, आप जिस तरह भी अरेंजमेंट देखेंगे हर जगह आपको ये एक जैसा देखने के लिए मिलेगा। मगर यदि मैं एमोरफस फॉर्म की बात करूँ तो जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ उनमें भी कार्बन फ्री स्टेट में, मतलब उसमें वो किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है। मगर यदि आप कंपोजिशन की बात करें तो स्ट्रक्चर इवन नहीं है। इसमें कोल आएगा, हिंदी में हम जिसे कोयला कहते हैं, कोक आएगा जिसका यूज़ मेटलर्जी में स्मेल्टिंग पर्पस के लिए किया जाता है, चारकोल, आपने सुना एनिमल चारकोल, आगे जाके इसके टाइप्स और डिटेल में डिस्कस होंगे, जो कि शुगर का कलर डिकलराइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कोक कार्बन पाउडर कहना चाहिए, जैसे इंक या शू पॉलिश बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स कार्बन के फ्री स्टेट के हैं। फ्री स्टेट इसलिए क्योंकि इसमें कुछ भी और नहीं मौजूद है कार्बन के अलावा। मगर फ्री स्टेट के अलावा ये कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। कंबाइंड मतलब ये और एलिमेंट के साथ में जुड़ा मिलेगा, और इन चीज़ों में नेचुरल चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि हमारे बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, प्रोटीन, इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी आपको जुड़े मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसमें आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा जुड़े हुए, फैट, हाइड्रोकार्बन्स जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंपोजिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड वन मोर थिंग कार्बोनेट्स, CO2। जिनमें कार्बोनेट्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं केमिस्ट्री के, स्पेशली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, क्योंकि मेटलर्जी में काफ़ी यूज़ होते हैं। तो क्योंकि ये कार्बोनेट्स इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, कुछ एग्जांपल्स भी लेना चाहते हैं हम कि ऐसे कौन कौन से कार्बोनेट्स हैं जो कि मेटलर्जी प्रोसेस में देखने के लिए मिलते हैं और के रूप में, और जो हमारे एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट है। पहला नाम मैं लूँगी, वो लूँगी मैग्नेसाइट का। जो मैग्नेसाइट है वो है MgCO2। सेकेंड लूँगी नाम कैल्साइट का, जिसे लाइमस्टोन भी कहा जाता है। और ये है CaCO3। नेक्स्ट नाम लूँगी डोलोमाइट का, जिसका नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा अगर आपने आयरन की मेटलर्जी पढ़ी है तो।
और ये डोलोमाइट एक्चुअली इन्हीं दोनों का एक साथ कंपोजिशन है, मतलब मैं लिखूँगी MgCO3.CaC। इसके अलावा कैलामाइन एक नाम आता है जो कि जिंक का कार्बोनेट है। सेल्यूसाइड, ये जो सेल्यूसाइड है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, और जो लेड का कार्बोनेट है। सिडेराइट आयरन का कार्बोनेट। तो ये कुछ कार्बोनेट्स हैं जो आपको आपकी स्टडी के दौरान डेफिनेटली मिलेंगे। इनके नाम और फॉर्मूलेज आप याद रखिए, आपको बहुत काम आएंगे। तो ये हो गया कार्बन, जो कि 17th अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट का। ये दो रूप इसके, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट। इसके अलावा अगर मैं कार्बन को लेकर बात करूँ तो कार्बन इज ए वर्सेटाइल एलिमेंट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी अलग अलग तरह के एलिमेंट से जुड़ने की। ये सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन, जिनके साथ जुड़कर वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो इसकी खासियत में बात करूँगी, इट्स अ वर्सेटाइल एलिमेंट having capacity to combine with डिफरेंट एलिमेंट। इसमें टेंडेंसी है बहुत सारे तरह तरह के एलिमेंट से जुड़ सकता है। लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। और इनसे ही बने कंपाउंड बहुत अलग अलग जगह यूज़ होते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो, चाहे बायोलॉजिकल सब्सटेंस का प्रोडक्शन हो, चाहे प्लास्टिक्स हो, यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स। लाइक फार्मास्यूटिकल, प्लास्टिक, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, इसके अलावा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो तो पूरी कार्बन पे बेस्ड है। आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है जो बिना कार्बन के पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड्स। नेक्स्ट, इसके अलावा कार्बन के 3 जो इम्पॉर्टेंट आइसोटोप है 12, 13 और 14, उसमें 14 जो है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो रखे रखे डिसइंटीग्रेट होते हैं, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होते हैं। और ये C14 इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जिसकी हाफ लाइफ 5770 ईयर होती है, और इसलिए इसकी जिक्र यहाँ पे किया जाता है। जो ओल्ड रूडिमेंट्स होते हैं लिविंग बिंग्स के, लाइक पुराना कोई भी लकड़ी का टुकड़ा मिल गया आपको, तो उन सब की एज, पुराना कोई रूडिमेंट स्पेसिमन हो गया, किसी जानवर के बच्चे अवशेष हो गए जिन्हें कहा जाता है, तो उन सब की एज निकालने के लिए जो कार्बन डेटिंग मेथड होती है उसमें C14 यूज़ होता है। इट्स इम्पॉर्टेंट आइसोटोप में इसके मेन आइसोटोप जो है उनमें आता है C12, C13, C14। इसमें ये जो C14 है वो रेडियो एक्टिव है। इसकी हाफ लाइफ का भी जिक्र कर रही हूँ मैं, दैट इज़ 5770 ईयर्स। इतने टाइम में ये आधा हो जाता है। दैट इज़ यूज फॉर कार्बन डेटिंग प्रोसेस।
कार्बन डेटिंग प्रोसेस से मैंने बताया जो भी लिविंग बिंग्स क्या है, रूडिमेंट्स है, चाहे कोई जानवर हो चाहे पेड़ हो, आप इसकी मदद से एक पर्टिकुलर मेथड होती है जो रेडियो एक्टिव चैप्टर में है, आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में वहाँ पर आप पढ़ेंगे कि इसी की मदद से उनकी एज निकाली जाती है। तो ये हमने कार्बन को लेकर डिस्कस किया, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है इस फैमिली का। उसके बाद अब बारी आती है इसके बाकी मेंबर्स की, सिलिकॉन ऑनवर्ड्स। तो हम देखते हैं बाकी मेंबर्स की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। कार्बन जो कि नॉन मेटल है, वर्सेटाइल एलिमेंट है, हमने इसकी खासियत देखी। अब बारी आती है सिलिकॉन की। सिलिकॉन इज अ सेकेंड अबंडेंट एलिमेंट, ये इसकी खासियत है। आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में ये अर्थ का सेकेंड अबंडेंट एलिमेंट है। ये नेचर में ऑक्सीजन के साथ काफ़ी मिलता है, जिसे हम अलग अलग तरह से कहते हैं। द फर्स्ट है सिलिका, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है सिलिका। इट्स लुक लाइक कार्बन CO2, पर इसमें पैरागॉन नहीं होता, इसकी खासियत होती है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो बात करेंगे। ये सिलिका मेनली मिलता है, नाम लिख लूँ क्योंकि नाम मिलते जुलते हैं, सिलिका, सिलिकेट, सिलिकॉन्स, तो नाम लिख देते हैं सिलिका। इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्वार्ट्ज एंड सैंड। क्वार्ट्ज आप जानते हैं, सैंड भी आप अच्छी तरह जानते हैं, जिसका कंपोजिशन सिलिका है। Now next SiO4 2 negative, 4 negative, इसका सिलिकेट, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे अभी। और तो ये सिलिकेट जो ग्लास, सिरेमिक, जो कप्स वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं वो, इसके अलावा सीमेंट, सीमेंट में पाया जाता है। एंड रॉक स्टोन, चट्टानों के जो पत्थर होते हैं उन सब में सिलिकेट्स पाया जाता है। चट्टानों का फॉस्फोरस के लिए भी याद रखिएगा, फॉस्फोरस मेन कंपोजिशन, मेन प्रेजेंस जो होता है वो चट्टानों में होता है। थर्ड जो है वो सिलिकॉन से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं इस फॉर्मूले के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला लेकर। ये जो सिलिकॉन एक पॉलीमर है, और अभी मैं इतना बता दूं कि बहुत ही यूज़फुल पॉलीमर है अपनी प्रॉपर्टीज़ के कारण। ये थर्मली रेजिस्टेंट है, ये वाटर रेजिस्टेंट है, बॉडी में कंफर्टेबल है बहुत आसानी से, तो बॉडी के पार्ट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो आगे जाके हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो ये दोनों नेचुरल चीज़ें, पर ये सिंथेटिक चीज़ें जो हमारे द्वारा बनाई गई, दैट इज सिलिकॉन। अब सिलिकॉन की बारी हो गई। सिलिकॉन्स के बाद जो आता है वो आता है जर्मेनियम। अगर मैं जर्मेनियम की बात करूँ तो इट्स अ रेयर मेटलॉइड है, ये नॉन मेटल मेटलॉइड। इट्स अ रेयर सब्सटेंस। करीब 1.5 ppm क्वांटिटी है इसकी सिर्फ, जो कि अक्सर जो ZnS जिंक सल्फाइड है उसकी मेटलर्जी के दौरान जो डस्ट होती है उसमें कई बार मिल जाता है। पर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अल्ट्रा प्योर जर्मेनियम और अल्ट्रा प्योर सिलिकॉन जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर्स बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। मैं ये जिक्र कर दूँ, अल्ट्रा प्योर, बहुत ज़्यादा प्योर। आप लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे, जोन डिफाइनिंग मेथड, वहाँ पे ये बात आएगी। द अल्ट्रा प्योर silicon and germanium used in semiconductors. जर्मेनियम के बाद आती है टिन। टिन बेसिकली टिन स्टोन के फॉर्म में मिलता है, जिसे कैसेटराइट भी कहते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैरी करता है, इसके बारे में मेटलर्जी में आएगा। जैसे टिन स्टोन या कैसेटराइट के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं लेड पे। लेड का सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है गैलिना और PbS। गैलिना के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि अक्सर ZnS जिंक ब्लेंड के साथ में ही मिलता है, इसलिए आप लोग मेटलर्जी में एक डिप्रेशन मेथड पढ़ते हैं जिसमें हम तरीके पढ़ते हैं कि अगर PbS और ZnS साथ में मिलते हैं तो इनको दोनों को अलग अलग कैसे किया जाए। इसके अलावा इसके और सोर्सेज में आज मैंने आपको PbCO3 बताया था, लेड कार्बोनेट विच इज़ कॉल्ड सेल्यूसाइट। और इसके अलावा PbSO4 भी विच इज़ कॉल्ड एंजिलेसाइट।
तो ये कुछ और हैं जिनमें लेड पाया जाता है। द लास्ट एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव इन नेचर, सो उसका जिक्र यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं होगा क्योंकि हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इनके बाकी मेंबर्स हैं। नेचर वाइज कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन नॉन मेटल है, जर्मेनियम मेटलॉइड है, टिन और लेड मेटल है, और ये इन रूप में ये नेचर में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो पहला पॉइंट आएगा इनका, वो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा। तो मैंने अभी आपको जैसे बताया था, इनका जो मेंबर है कार्बन, वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है। उसके आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। द ग्रुप नंबर इज़ 14, याद कीजिए। इसलिए अब बोरॉन फैमिली का ग्रुप नंबर 13 था और आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन थे 3। मतलब ये जो ग्रुप नंबर पी ब्लॉक के दी गई मैं आप लोगों को, उसमें से आपको 10 माइनस करना पड़ेगा तो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यदि आप लोग रोमन लेटर में जाए तो रोमन लेटर में एस ब्लॉक को और एस को ए लेटर से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट ए जो कहा गया है वो कहा गया है अल्कली फैमिली को, सेकेंड ए कहा गया अल्कलाइन फैमिली को, थर्ड ए हो गया बोरॉन फैमिली, तो ये हो गया फोर्थ ए फैमिली। मतलब यदि आप रोमन लेटर में बात करें तो आपको बैलेंस शेल के लिए 10 से माइनस नहीं करना पड़ेगा। यदि अरेबिक नंबर 14 की बात करें तो आपको 10 से माइनस करना पड़ेगा। आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। और यदि मैं इसका अरेंजमेंट देखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये अरेंजमेंट आएगा। NS में 2 इलेक्ट्रॉन और NP में 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह ये 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। ये जो एटॉमिक साइज है, जिसे एटॉमिक रेडियस ही बोला जाता है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो गोल माने जाते हैं और गोल चीज़ का रेडियस होता है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इनका पीरियड नंबर बहुत रिस्पॉन्सिबल है इनकी साइज में वेरिएशन का। जैसे कि आप पढ़ते हैं डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, पर यहाँ आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, कार्बन से सिलिकॉन तक तो साइज मतलब सेकेंड टू थर्ड लार्जली वेरिएट बहुत तेज़ी से बढ़ती है, मगर सिलिकॉन से जर्मेनियम, जर्मेनियम से टिन वेरिएशन ज़्यादा नहीं देखने के लिए मिलता। बढ़ती तो है पर मैं कहूँगी थोड़ी सी बढ़ती है। अगेन ये वेरिएशन और कम देखने के लिए मिलता है जब आप टिन से लेड की ओर जाते हैं। तो हमारा ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने ये तो बोल दिया डाउन द ग्रुप साइज बढ़ती है, मगर जो एक्सपेक्टेशन के साथ हम चल रहे थे कि कार्बन और सिलिकॉन में तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा था, पर सिलिकॉन के कंपेयर में जर्मेनियम बहुत बड़ा नहीं है, जर्मेनियम के कंपेयर में टिन बहुत बड़ा नहीं है, पर टिन और लेड में अगेन एक वेरिएशन देखने के लिए मिला कि ठीक है, टिन जर्मेनियम और टिन में वेरिएशन फिर भी हमने देखा मोर और लेस सिमिलर था, पर टिन से लेड में जो वेरिएशन फ़र्क था वो और भी कम हो गया। तो इसकी वजह कौन? इसकी वजह समझने के लिए आप लोग पीरियोडिक टेबल साथ में रखें, जो मैं बोल रही हूँ वो आपको क्लियरली बता पाएगी, क्योंकि इनके आगे जो डी ब्लॉक एलिमेंट रखे हुए हैं और उनके 6 पीरियड में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट रखे हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इस वेरिएशन के लिए, और वो आप तब समझ पाएंगे यदि आपके हाथ में पीरियोडिक टेबल होगी। तो जब मैं आपको वेरिएशन बता रही हूँ, पीरियोडिक टेबल साथ में रखिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए, जो मैं बात बता रही हूँ उसे कोरिलेट कीजिए। तो चलिए हम एटॉमिक साइज में पहले लिख लेते हैं, जब तक आप लोग पीरियोडिक टेबल ले लीजिए कि द साइज वेरिएशन इज समवॉट अनयूजुअल, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, जो जनरली होता है but it is large change from carbon to silicon। मैं वही लिख रही हूँ जो मैंने ये बोला। But small variation from silicon onwards। And this small change also observed when we move from tin to lead, and this is
also observed when we move from tin to lead. चलिए फ़र्क देखते हैं। तो पीरियोडिक टेबल अगर आप लोगों ने हाथ में ले ली तो आप पाएंगे कि कार्बन और सिलिकॉन के आगे जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स रखे हुए हैं। इसका मतलब ये कि ये जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इनके पहले वाले शेल की बात करें, अगर मैं आपको समझाने के लिए कार्बन का एग्जांपल ले लेती हूँ, जो कि सेकेंड पीरियड का मेंबर है, यदि उसके पास एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो वैलेंस शेल है वो कौन है? फर्स्ट है, जिसमें कौन है 1s2। तो इसकी जो स्क्रीनिंग है वो कौन कर रहा है? एस कर रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट आप समझते हैं, जिसे शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, आपने पहले के लेक्चर सुने हुए हैं तो डेफिनेटली इसमें जिक्र हुआ है, फिर भी आपको बता देती हूँ कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं वो इन दोनों के बीच में स्क्रीन का काम करते हैं। स्क्रीन एक पर्दा जो कि इन दोनों के अट्रैक्शन में कमी ला रहा है। ये जो स्क्रीन होती है वो अच्छी है या बुरी? अच्छी बुरी का मतलब है अट्रैक्शन प्रॉपरली रोक पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये नेचर ऑफ सबशेल पर डिपेंड करता है। जिसमें कहते हैं सबसे अच्छी स्क्रीनिंग एस करता है, उससे पुअर होती है पी, उससे पुअर होती है डी, उससे पुअर होती है एफ। मैं इसे ऐसे बताती हूँ कि मान लो एस एक कार्डबोर्ड है, यदि आपने बीच में रख दिया है, तो अगर उस कार्डबोर्ड को अगर आप एक मोटे मगर पेपर से कंपेयर करें तो वो पी हो गया। अगर आप एकदम पतले पेपर से कंपेयर करें तो डी कर लें, और यदि मैं उसे नेटेड मान लूँ, छेद वाला मान लूँ, तो एफ मान लूँ। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर यहाँ कार्डबोर्ड रखा है तो प्रॉपरली स्क्रीन हो रहा है, और यदि कार्डबोर्ड की जगह एक मोटा पेपर रखा है तो स्क्रीनिंग पहले से कम हो गई। पतला पेपर रखा है, स्क्रीनिंग और भी कम हो गई, और एक जाली रखी तो स्क्रीनिंग और भी कम हो गई। तो वही बात है, क्योंकि ये स्क्रीनिंग अभी प्रॉपर है, मतलब न्यूक्लियस और इनके बीच की स्क्रीनिंग प्रॉपर, मतलब ये इसे प्रॉपरली अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। और अट्रैक्शन नहीं कर पाना है तो साइज़ को इफेक्ट करता है। क्यों करता है साइज़ को इफेक्ट? क्योंकि अगर वो अट्रैक्टेड होकर अंदर जाएगा तो साइज़ छोटी हो जाएगी, साइज़ बढ़ रही है कि एक्स्ट्रा शेल बढ़ रही है। जैसे कार्बन की बात करें, चलिए सिलिकॉन की बात करें, सिलिकॉन थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। तो अगर वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है तो उसकी आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो गए 3s2 3p2, और उसको स्क्रीन करने वाला कौन सी शेल होगी? सेकेंड। और जो सेकेंड शेल है, सेकेंड शेल में है कौन? 2s2 2p6, ये भरी हुई होगी सेकेंड शेल का एस और पी। तो अब इसकी स्क्रीनिंग कौन कर रहा है? पी कर रहा है। पी जो है वो भी एक अच्छी स्क्रीन मान सकते हो, मैं एस के कंपेयर में थोड़ी वीक है मगर उसे अच्छी स्क्रीन मानूंगी, और अच्छी स्क्रीन होने के कारण ये जो पी है वो इनके बीच में प्रॉपरली एक अट्रैक्शन में कमी ला रहा है, जिसके कारण जो शेल है वो अपने एक्स्ट्रा, आप जानते हैं नीचे जा रहे हैं सेकेंड टू थर्ड, मतलब एक एक्स्ट्रा शेल ऐड हो गई। और अगर स्क्रीनिंग अच्छी नहीं होती तो वो अंदर खिंच जाता, खिंचने के कारण साइज़ में उतना फ़र्क नहीं आ पाता। पर पी क्योंकि एक अच्छी स्क्रीन है, इसके कारण वो अंदर की ओर नहीं खिंचा और साइज़ जो बढ़नी चाहिए थी बढ़ी। अब आप कंपेयर करें कार्बन सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम पे आती हूँ, जहाँ पे मैंने कहा साइज़ में उतना वेरिएशन नहीं मिल रहा कि आप एक्स्ट्रा शेल ऐड कर रहे हैं। 2 से 3 शेल हुई, 3 से 4 शेल हो गई, आपकी उम्मीद है साइज़ बहुत बढ़नी चाहिए थी, बड़ी मगर उतनी नहीं बढ़ी, मतलब जुड़ने के बाद वो अंदर की ओर खिंच गया। क्या रीज़न है कि वो खिंच गया? पीरियोडिक टेबल देखिए जर्मेनियम के आगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स रखे हुए, और जर्मेनियम के पहले जो जिंक रखा हुआ, चलिए जर्मेनियम की बात करें, फोर्थ पीरियड को बिलोंग कर रहा है, 4s2 4p2, उसका आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन है। और उसके पहले जो जिंक रखा है उसमें डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, और डी मैंने कहा इट्स लाइक अ थिन पेपर, एक पतला सा कागज़। और अगर बीच में एक पतला सा कागज़ है और नीचे जाने पे शेल बढ़ती है, तो आप अच्छे से जानते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, नीचे प्रोटॉन जो है बढ़ गए हैं, मगर अभी तक कार्बन और सिलिकॉन के केस में प्रोटॉन को अपना अट्रैक्शन पावर दिखाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिसे वो खींचना चाहते थे उसके बीच में एक अच्छी स्क्रीन थी। अगर वो अच्छी स्क्रीन अब हट चुकी है, एस हट चुका है, पी हट चुका है, बीच में आ चुका है डी। डी जो अच्छी स्क्रीन नहीं है वो प्रॉपरली अपने न्यूक्लियर चार्ज का यूज़ करेगा, साइज़ छोटी तो नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि एक एक्स्ट्रा शेल आ चुकी है, पर डेफिनेटली उस अंदर की ओर खींच के जितनी साइज़ बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ा पाएगा। इसलिए व्हाट इज़ द रीज़न फॉर non-expected change in the size that we expect that if carbon to silicon the size is that much large,
then why the size is not that much large when we moving from silicon to germanium? The responsible factor is the poor screening effect of the d subshell जो बीच में आ चुका है। तो अगर मैं जर्मेनियम की बात कर रही हूँ तो टिन में भी वही हाल है। टिन जो कि 5th पीरियड को बिलोंग कर रहा है, उसकी outermost shell है 5s2 P2, एक्स्ट्रा स्क्रीन मिल गई 2, 3, 4, 5, मगर वो थोड़ी सी खिंच गई अंदर, नीचे गए हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है, प्रोटॉन बढ़ा है, और इसके पहले जो कैडमियम रखा है वो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है और उसके भी डी में है 10 इलेक्ट्रॉन। द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी सबशेल। अब आते हैं टिन टू लेड। लेड जो कि 6th पीरियड को बिलोंग कर रहा है, उसकी आउटरमोस्ट शेल में है 6s2 6p2, और आप पीरियोडिक टेबल देखिए और आप पाएंगे 6 पीरियड ही वो पहला पीरियड है जिसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट एंट्री लेते हैं, सेरियम 2 ड्यूटेरियम। और क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट एंट्री ले रहे हैं तो जो स्क्रीनिंग इनकी कर रहा है वो F14 कर रहा है, जो कि बहुत ही पुअर स्क्रीन है। मैंने उसका कंपैरिजन एक जाली के साथ किया था। 6 पीरियड में आए हैं, नीचे जाने पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़े, एक एक्स्ट्रा शेल बढ़ी, पर बीच में जाली रखी है जो अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाएगी और उसे अंदर की ओर खींच देगी। मैं फिर से बोलूँ, ये साइज रिलेटिवली कम हुई है, कम नहीं हुई है, जो उम्मीद कर रहे थे उससे कम हुई क्योंकि शेल अंदर की ओर खिंच गई है। तो अगर आपसे पूछा जाए साइज वेरिएशन में, फिर से दोहरा दूँ, जी हाँ, नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, मगर कार्बन से सिलिकॉन एक्सपेक्टेडली बढ़ती है, पर जितनी बढ़ना चाहिए सिलिकॉन के बाद बढ़ती दिखाई नहीं देती। वजह, सिलिकॉन के बाद जो जर्मेनियम आ रहा है, जर्मेनियम के बाद जो टिन आ रहा है, जर्मेनियम और टिन के पहले खड़े हुए डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो स्क्रीनिंग है वो डी क्रिएट कर रहा है, जो पुअर स्क्रीनिंग है, जिसके कारण न्यूक्लियस आउटर मोशन वो कुछ अंदर की ओर खींच लेता है, जिससे जो बड़ी हुई साइज है थोड़ी सी कम हो जाती है। अगेन दूसरा वेरिएशन टिन के बाद लैड में देखने के लिए मिल रहा है। लैड जो कि 6 पीरियड को बिलोंग कर रहा है, उसके पहले आ चुके हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और एफ ब्लॉक एलिमेंट में जो एफ है वो अब स्क्रीन का काम कर रहा है, जो अगेन बहुत पुअर स्क्रीन है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस एबल टू विड्रॉ द शेल टुवर्ड इट, जिसकी वजह से साइज जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक साइज। मैं यही शामिल कर लेती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को डिसाइड करने में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है साइज। नॉट ऑलवेज साइज, बट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज साइज। साइज के अलावा न्यूक्लियर चार्ज भी होता है, और आप जानते हैं अगर मैं इसे कंपेयर करूं पड़ोस वाली फैमिली के साथ बोरॉन के कंपेयर में, तो बोरॉन के कंपेयर में ये साइज में छोटे हैं, बोरॉन के कंपेयर में साइज में छोटे हैं। व्हाट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी एक्चुअली? Ionization energy is actually the energy required to electron from outermost shell. Outermost shell है, न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है, इसको आपको निकालना है, इनके बीच में अट्रैक्शन काम करना है, उसको रिमूव करने के लिए आप जो भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो आयोनाइजेशन एनर्जी करती है। तो डेफिनेटली साइज से तो डिपेंडेंट है, ये जितना दूर होगा अट्रैक्शन उतना ही कम होगा, आपको एनर्जी उतनी ही कम देनी पड़ेगी। तो यही इस साइज को यूज़ करते हुए हम इनके आयोनाइजेशन एनर्जी में आए हुए चेंज को कंपेयर करते हैं।